हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज़ पर। और मैं गौरव सिंह आपके साथ इस मंच पर। हमने लास्ट टाइम एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था, जो हमने आपको कहा था कि हम इस फाउंडेशन कोर्स में किस तरह की क्लासेस देंगे, उसका एक आपको डेमो वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है जी। उसी से संबंधित आज आपको पॉलिटी से रिलेटेड जो आपके टॉपिक हैं, उसका एक स्टार्टिंग का ही टॉपिक है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ताकि आप मूल्यांकन कर सकें कि कि हानु ग्लोबल स्टडीज़ के फाउंडेशन कोर्स में यूकेपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स हम चला रहे हैं, उसमें किस तरीके की क्लासें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं। पहली क्लास जो आपकी है वो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है जी। आपके जब हम सिलेबस की बात करते हैं, पॉलिटी के सिलेबस की बात करते हैं, तो आपके सिलेबस में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है जी। संविधान तो आप समझते ही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेसिक टर्म्स है वो है राज्य व्यवस्था, कि राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक है जी। यहीं से हम शुरुआत करेंगे कि राज्य की व्यवस्था को आपको कैसे समझना है, क्योंकि जब तक आप राज्य की व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप संविधान के टर्मिनोलॉजी को पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि संविधान के लिए शब्द आता है राज्य, क्योंकि जब हम आर्टिकल 12 की बात करेंगे, 36 की बात करेंगे कि उसमें राज्य शब्द किस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है, तो आपको उसको भी समझना जरूरी होगा। और उसको समझने से पहले अगर हम इसी से यहीं पर इसको समझ ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। जब हम राज्य व्यवस्था शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है दो शब्दों से, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य प्लस व्यवस्था, तो आप देख ही रहे हैं दो शब्दों से मिला हुआ है, राज्य प्लस व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका होता है। क्या होता है? व्यवस्थित तरीका। तो किसी कार्य को करने के लिए जब उचित तरीका और व्यवस्थित तरीके से हम कार्य करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? व्यवस्था कहा जाता है, जिसको हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो याद रखना है, व्यवस्था क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने का एक सुव्यवस्थित तरीका, एक सुव्यवस्थित तरीका क्या कहलाता है? व्यवस्था कहलाता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, अपनी सरकार की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सरकार में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं पहुंच पाता। उसमें के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एलिजिबिलिटीज होती हैं। ठीक है जी। कि आप अगर उन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई प्रमाण पत्र बनवाना है तो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है कि वो आपके पास होना जरूरी है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि आपके पास आधार कार्ड हो, एक मोबाइल नंबर हो, आपके पास फोटो हो, प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति का हो। ये सब चीज़ें आपके मैटर करती हैं कि वो जो उन्होंने एसेंशियल चीज़ें मांगी है। ठीक है। शायद आय और जाति का तो नहीं मांगते होंगे, 10th की सर्टिफिकेट मांगते होंगे ज़्यादा। ठीक है। अब बात करते हैं राज्य की। राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था के बारे में बता दिया है, किसी भी कार्य करने का एक जो सुव्यवस्थित तरीका है उसी को क्या कहा जाता है? व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन जब हम राज्य के संदर्भ में चीजें समझते हैं तो राज्य एक्चुअल में जब हम तो ऐसे कह देते हैं नॉर्मल आमचाल की भाषा में, जैसे उत्तराखंड राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है। लेकिन ये हम समझते हैं केवल अपने प्रांतों के संदर्भ में। अमूमन राज्य को प्रांतों के संदर्भ में ही समझा जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं और वहां पर जब राज्य शब्द आता है तो वो जो राज्य है वो एक किसी कंट्री के संदर्भ में बात की जा रही होती है। किसके संदर्भ में? कंट्री के संदर्भ में बात की जा रही होती है। तो राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य जो है वो एक राजनीतिक समुदाय या संगठन है। क्या है? जो राज्य की बात करते हैं, राज्य जो है वो क्या है? एक राजनीतिक संगठन या संस्था है।
संगठन या समुदाय जो 4 घटकों से मिलकर बना है, जो निम्न 4 घटक, ये 4 घटक होने जरूरी है, निम्न 4 घटकों से मिलकर बना है। अगर इनमें से कोई भी घटक नहीं है, ठीक है जी, घटकों की बात करते हैं क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है कि राज्य की डेफिनेशन, जब हम राज्य की बात करते हैं राज्य एक्चुअल में क्या है, तो उनके अंदर ये 4 घटक अगर नहीं होंगे तो हम उसको राज्य में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। अगर कोई भी क्षेत्र है, जैसे हम अंटार्कटिका की बात कर लें, अंटार्कटिका में बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है, ठीक है, तो क्या वो राज्य की कैटेगरी में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है। हम साथ साथ में एग्जाम्पल भी देके चलेंगे आपको, ठीक है जी। तो राज्य की डेफिनेशन के लिए उस क्षेत्र में जनसंख्या होना अनिवार्य है, ठीक है जी, जनसंख्या का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर जनसंख्या नहीं होगी, जनता नहीं होगी, चाहे वो 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, चाहे वो 140 करोड़ ही व्यक्ति क्यों ना हो, उस राज्य के लिए, उस क्षेत्र के लिए जनसंख्या का होना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं जनसंख्या की, दूसरा घटक जो है, दूसरा घटक ये कहता है कि जनसंख्या जो है वो एक निश्चित भूभाग में निवास करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है निश्चित भूभाग। कैसे है? निश्चित भूभाग, ठीक है जी। निश्चित भूभाग में वो जो क्षेत्र है, जब हम राज्य की बात कर रहे हैं, उसके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम बात करते हैं भारत की। किसकी बात करते हैं? भारत की। तो भारत के पास एक निश्चित भूभाग है। क्या है? एक निश्चित भूभाग है। ये भारत का नक्शा है, आपको पता ही है, भारत में इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पूरे हमने बनाने का प्रयास किया है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत का नक्शा है। तो भारत के पास अपनी जो बाउंड्री लाइंस हैं वो एक निश्चित हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारी बाउंड्री लाइन कहां तक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जब हम किसी राज्य के डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं तो उसके पास भूभाग का होना अनिवार्य है। भूभाग होना अनिवार्य है। यह है अनिवार्य तत्व, ठीक है जी। ये सब अनिवार्य तत्व है। अब आप देखिए कि भारत के पास सबसे पहले जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या की तो कोई कमी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है जी, अथाह जनसंख्या है। दूसरा है भूभाग, हमारे पास भूभाग भी है, ठीक है जी। और तीसरा जो हम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है जी, तीसरे तत्व की बात करते हैं। तीसरा तत्व है सरकार। क्या है? सरकार, गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है जी। सरकार की जब हम बात करते हैं, सरकार बनती है 3 तत्वों से। किससे बनती है? 3 तत्वों से मिलकर बनती है, ठीक है। किससे बनती है? निम्न 3 तत्वों से मिलकर बनती है। निम्न 3 तत्वों से मिलकर बनती है, ठीक है जी। सरकार को हम क्लासिफाई कर लेते हैं यहां पर, ठीक है जी। पहला जो तत्व है वो है कार्यपालिका का, ऐसे लिख लेते हैं, पहले विधायिका को लिख लेते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। कौन सा है? न्यायपालिका, ठीक है जी। विधायिका को बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है।
जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार बनती है तीन तत्वों से मिलकर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून को बनाने का होता है, ठीक है जी। तो कानून बनाने का कार्य कौन करती है? विधायिका करती है, कानून बनाने का कार्य। ठीक है जी, कानून हो, विधि हो, ठीक है जी, ये सब बनाने का कार्य कौन करती है? विधायिका करती है, क्योंकि विधायिका में जो व्यक्ति पहुंचते हैं वो चुनकर पहुंचते हैं, ठीक है जी। विधायिका में चाहे वो केंद्र का विधायिका हो, चाहे फिर वो राज्य की विधायिका हो, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि अभी हम केवल राज्य के डेफिनेशन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करने का। कानून को लागू करने का कार्य, कानून को लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है, ठीक है। तो विधायिका का कार्य है कानून को बनाने का, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करने का, और जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो कानून की व्याख्या करने का कार्य, कानून की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका करती है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई विधायिका, कभी विधायिका ऐसा कोई कानून बना दे जो जनता के हित में ना हो, किसके हित में? जनता के हित में ना हो, और कार्यपालिका उसको लागू कर दे, तो उन चीजों से बचने के लिए जो न्यायपालिका है वो उस कानून को उस हद तक क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है, उसको असंवैधानिक घोषित करती है, उसको निरस्त कर सकती है। ये काम जो है किसके पास होता है? न्यायपालिका के, ठीक है। इसलिए जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के तीन तत्व, जब हम चार घटकों की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है वो है सरकार, ठीक है जी। तो सरकार के जो तीन तत्व हैं, अगर वो अच्छे से कोरिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। जब हम अमेरिका में चले जाते हैं वहां पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था देखने के मिलती है, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। लेकिन जैसे भारत जैसा देश है, वहां पर जो चुनाव कराए जाते हैं वो कराए जाते हैं विधायिका के लिए। किसके लिए? विधायिका के लिए। और इसी विधायिका से व्यक्ति जो बहुमत प्राप्त कर लेता है, जो दल, वही सरकार का निर्माण करता है और वही सरकार कार्यपालिका बनती है, ठीक है। कार्यपालिका के मैं आपको बता दूं, कार्यपालिका दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में? कार्यपालिका दो तरीके की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है जी। स्थायी कार्यपालिका में वो व्यक्ति आते हैं जो ज्यादातर, अधिकांश जो पद हैं वो एग्जाम के थ्रू भरे जाते हैं। जैसे इसकी हम बात करते हैं, स्थायी कार्यपालिका में डीएम साहब, एसडीएम, ठीक है जी, और इसके अलावा सीडीओ, वीडीओ, एडीओ, ये सब जो पद हैं, ये सारे के सारे एटसेट्रा, ये सारे के सारे स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ये अगर एक बार कोई व्यक्ति एग्जाम निकालकर किसी पद पर पहुंचता है तो वो प्रशासनिक व्यवस्था का एक स्थायी अंग बन जाता है, जिसको स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अस्थायी कार्यपालिका में कौन व्यक्ति आते हैं? तो अस्थायी कार्यपालिका में वो व्यक्ति आते हैं जो चुनकर आते हैं, चुनाव से आते हैं। किससे आते हैं? चुनाव से। और चुनाव किसके लिए होता है? चुनाव होता है सांसद के लिए, सांसद का चुनाव कराया जाता है, विधायक का चुनाव कराया जाता है, ठीक है जी। एक निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं, ठीक है जी। और जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के बारे में, ठीक है जी, नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी जो हैं वो सारे व्यक्ति जो हैं अस्थायी कार्यपालिका का पार्ट है। किसका पार्ट है? अस्थायी कार्यपालिका का, ठीक है। क्योंकि ये चुनकर आते हैं तो इनका जो कार्यकाल होता है वो एक फिक्स टाइम ऑफ फ्रेम के लिए होता है। जैसे 5 साल के लिए व्यक्ति चुने जाते हैं,
5 साल के बाद एक नया व्यक्ति आएगा तो इनका कार्यकाल जो है वो स्थायी नहीं है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका के अंदर कोई व्यक्ति जब कोई अपना एग्जाम कर पहुंचता है तो वो एक योग्य व्यक्ति है जब तक वो मतलब 65 वर्ष की आयु या 60 वर्ष की आयु जितना के पद के लिए लिखा हुआ है, जैसे डीएम के लिए 65 वर्ष का है, एसडीएम के लिए 62 वर्ष का है, ठीक है, आई थिंक ऐसा है। तो उनके लिए पदों की जो योग्यता है, जब तक वो कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा प्रशासनिक अधिकारी को उसके पद से हटाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। ये इनको हटाना तो इनको भी होता है, लेकिन इनको हम चुनाव के थ्रू, आम जनता के थ्रू बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे घटक की। घटक में मैंने आपको कहा था कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो 4 घटकों से मिलकर बना है। किससे बना है? 4 घटकों से बना है। पहली है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब होता है किसी क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों की जो संख्या है उसी को जनसंख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निश्चित भूभाग, वो जनसंख्या जो है किस क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। भारत के संदर्भ में मैंने आपको बात की थी कि भारत में जनसंख्या है, जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। भूभाग है, निश्चित भूभाग की जब हम बात करते हैं तो भारत के पास अपनी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और उसके अलावा सरकार की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर दोनों जगहों पर सरकारें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है जी। और अब बात करते हैं सबसे अंतिम पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरकार के बारे में मैंने कहा था कि सरकार जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका जो होती है कानून को बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करती है, ठीक है जी। न्यायपालिका जो होती है यदि किसी कानून में कोई गड़बड़ हो गई है या फिर किसी जनता के हित में नहीं है तो उस कानून की व्याख्या करने का कार्य, उसको शून्य घोषित करने का कार्य, उसको असंवैधानिक घोषित करने का कार्य, उसको निरस्त करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। और न्यायपालिका की स्ट्रक्चर आपको पता ही है भारत में। आप जब हम संघ के स्तर पर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय आपको दिखाई देता है, ठीक है। और जब हम प्रांतों के स्तर पर बात करते हैं तो वहां पर आपको उच्च न्यायालय दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, जिसमें जिला सत्र न्यायालय वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था था। कार्यपालिका मैंने आपको बताई कि कार्यपालिका 2 तरीके बटी हुई है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में वो व्यक्ति आते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एक चुनाव, जो एक परीक्षा क्लियर करने के बाद अपने पद पर पहुंचे हैं। तो जब तक उनका उम्र नहीं होगी, ठीक है, उस पद के लिए जितनी उम्र होती है मैक्सिमम, तब तक वो पूरी नहीं करेंगे, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक वो कोई मतलब कह सकते हैं कि किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं करते तब तक उन्हें पद पर बने रहेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो उस व्यक्ति द्वारा कोई गलत आचरण कर दिया गया है, उसके आधार पर उस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो वो आचरण की बात है, ठीक है। अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर दे तो वो भी कोड ऑफ कंडक्ट में ही आएगा, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका की बात मैंने कहा था कि चुनाव से चुनकर ही व्यक्ति यहाँ पर पहुंचते हैं, जैसे सांसद, विधायक, ग्राम पंचायत के सदस्य, उसके अलावा नगर निकायों के सदस्य, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, उन सभी के सदस्य जो हैं अस्थायी कार्यपालिका के लिए आते हैं और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथे घटक की। किसकी बात करते हैं? चौथे घटक की, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा जो घटक है वो बात करता है संप्रभुता की। संप्रभुता, ठीक है जी। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता को हिंदी में सॉवरेनिटी कहा जाता है, संप्रभुता, ठीक है जी। कहीं कहीं पर आपको ये संप्रभुता मिल जाएगा, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है जब कोई सरकार किसी निश्चित भूभाग के लिए, अपनी जनसंख्या के लिए कार्य करती है और कानून बनाती है, तो उस कानून को बनाने में या लागू करने में वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होनी चाहिए, कि उस पर कोई क्या कहते हैं, दबाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ करता है तो आपकी जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, वो किसी व्यक्ति के अधीन मानी जाएगी, ठीक है। जैसे शायद आपको पता होगा, ताइवान को अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ताइवान को चीन जो है वो अपने अधीन मानता है, ठीक है। क्या मानता है? चीन अपने अधीन मानता है। इसलिए कुछ राज्य जो हैं उसको एक संप्रभु राज्य का दर्जा देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, ठीक है। जहां तक मुझे याद है कि यूएन ने अभी उसको एक संप्रभु राज्य का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है। यही कारण है कि जब तक कोई राज्य जो है अपनी इन 4 कैटेगरीज को फुलफिल नहीं करता, उसके पास अपना भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि चाइना का उस पर अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखना है कि अपने
आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि जब कोई राज्य उसके पास अपनी जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो और वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। ठीक है। तो राज्य की जो डेफिनेशन है ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी आ चुकी है, स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया है। ठीक है। और साथ ही साथ में जब आपको यहीं पर ही आपको, अगर मैं आपके संविधान, भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 में, कौन से में? 12 और 36 में, इन दोनों में ही राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है, दी गई है। लेकिन ये राज्य की परिभाषा आपके राजनीतिक परिभाषा के, राज्य की परिभाषा से थोड़ी अलग बैठती है, क्योंकि वो संविधान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ठीक है। जैसे जब हम राज्य की परिभाषा की बात करते हैं यहां पर, तो उसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका और विधायिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। फिर राज्य की कार्यपालिका और विधायिका इसके अंतर्गत आती है। उसके अलावा कुछ जो कार्यकारी अधिकारी हैं, जैसे कि मैंने बात की डीएम, एसडीएम, वीडियो वगैरह, सभी जो हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ अन्य प्राधिकारी, ऐसी संस्थाएं जिनमें राज्य की हिस्सेदारी 50% से अधिक होगी, वो सारी संस्थाएं राज्य की परिभाषा का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि वहां पर एक आपको लिखित एविडेंस होना जरूरी होता है कि किस कैटेगरी तक आप राज्य की परिभाषा में कौन कौन सी संस्थाओं को ले पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, और साथ ही साथ जो प्राधिकरण हैं जैसे डीएम, एसडीएम वगैरह जो हैं, वीडियो वगैरह संस्थाएं, और ऐसी संस्थाएं जिसमें 50% की हिस्सेदारी जो राज्य की होगी, मतलब सरकार की होगी, तो वो संस्थाएं सब कैसे मानी जाएंगी? राज्य का हिस्सा मानी जाएंगी। ठीक है। इसके बारे में जब हम कभी राज्य के आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 की बात करेंगे तब हम बताएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया केवल राज्य की बेसिक डेफिनेशन की हमने बात की, जो 4 घटकों से मिलकर बनी है, यही आपके एग्जाम में आती है। ठीक है। अगर उसने मेंशन करके दिया कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अनुसार क्या है, तो उसमें कार्यपालिका और विधायिका का मेंशन है, उसमें न्यायपालिका को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के तहत। ठीक है। तो यहां पर याद रखना है, संघ और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका को यहां पर इंक्लूड किया गया है, यहां पर न्यायपालिका का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि राज्य के हिस्से में, राज्य की परिभाषा में कार्यपालिका और विधायिका को ही काउंट किया जाएगा। उसके अलावा प्राधिकरण, प्राधिकारी संस्थाएं, ठीक है जी, और अन्य प्राधिकारी, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। प्राधिकारी में मैंने आपको बताया था डीएम, एसडीएम, ठीक है, वीडियो, ये सभी जो संस्थाएं हैं ये किसका पार्ट है? राज्य की परिभाषा का माने जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो राज्य जो है, अमूमन हम बात करते हैं, तो अमूमन जो राज्य है वो आप किसी प्रांत के संदर्भ में ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि उत्तराखंड राज्य या फिर उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है जी, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है। तो ये आप अमूमन सुनते ही रहते हैं इन चीजों के बारे में कि जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य, हरियाणा राज्य, तमिलनाडु राज्य। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, तो वहां पर इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। ठीक है। राजनीतिक संदर्भों में ये डेफिनेशन अलग हो जाती है। ठीक है। तो राज्य जो है वो हम एक्चुअल में किसी एक पूरे देश के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं। किसके संदर्भ में? पूरे देश के। इसीलिए मैंने आपको यहां पर एक पूरा मैप बनाकर समझाया था। ठीक है। क्या बनाया था? मैप बनाकर। तो चौथा पॉइंट जो है वो किसकी बात करता है? संप्रभुता की बात करता है, सॉवरेनिटी की बात करता है। ठीक है।
ये था राज्य की डेफिनेशन संबंधी। हम यहीं पर ही राज्य के प्रकारों की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी ना हो, ठीक है जी, आपको चीजें समझ में आए उसको बात कर लेते हैं, ठीक है जी। राज्य के प्रकारों की बात करते हैं। राज्य के प्रकार, अमूमन राज्यों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहले जो राज्य होते हैं वो होते हैं सत्तावादी राज्य। कैसे होते हैं? सत्तावादी राज्य, ठीक है जी। और दूसरे जो राज्य होते हैं उनको बोलते हैं लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य। राज्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सत्तावादी राज्य। सत्तावादी राज्य ऐसे होते हैं जहां पर सत्ता, मतलब कह सकते हैं आप कि भय दिखाकर या फिर अधिकार जमाकर सत्ता को हथिया लिया जाता है, ठीक है। तो सत्तावादी राज्य जो हैं वो ज्यादातर आपको यहां पर देखने के लिए जो मिलते हैं वो मिलते हैं सत्ता के उत्तराधिकार से संबंधित, या फिर आपको जो राज्य देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे वंशानुगत राज्य मिल जाएंगे, या फिर लोकतंत्र क्या जनतंत्र वाले राज्य मिल जाएंगे, राजतंत्र वाले राज्य मिल जाएंगे, ठीक है। तो सत्तावादी राज्यों की जब हम बात करते हैं तो ऐसे राज्य जहां पर सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, तो ऐसे राज्य जहां सत्ता केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय के हाथों में होती है, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, जब भी कभी सत्तावादी राज्यों की बात करते हैं तो सत्तावादी राज्यों में जो सत्ता होती है वो या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है या फिर कोई एक समूह ऐसा होगा जिसके पास सत्ता होती है। सत्तावादी राज्यों में सबसे विशेष बात यह है कि यहां पर ज्यादातर राज्य का जो शासक होता है, जिसके हाथ में सत्ता है, वही सर्वोच्च होता है, ठीक है। उसे जनता का हो सकता है कि वो जनता के भले के लिए कार्य कर ले, लेकिन जो प्राइमरी अगर हम बात करें सोर्स की, तो वो यही कहते हैं कि यहां पर जनता का जो शोषण है वो अधिकांश स्थितियों में जनता का शोषण दिखाई देता है सत्तावादी राज्यों में, ठीक है जी। तो अधिकांश स्थितियों में आपको जनता का शोषण दिखाई देगा। अधिकांश स्थितियों में जनता का शोषण होता हुआ ही दिखाई देगा, जनता का शोषण होगा, ठीक है जी। अब इन राज्यों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है जी। इनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो राज्य हैं ये चार भागों में बांटे गए हैं। पहला जो राज्य है सत्तावादी राज्यों में, वो जो राज्य है उसको बोलते हैं राजतंत्र। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जब कोई पिता अपनी जो सत्ता होती है अपने पुत्र को सौंपता है, जिसको बोलते हैं वंशानुगत अधिकार, ठीक है जी। तो राजतंत्र जैसी व्यवस्थाओं में क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास सत्ता थी, उसने अपनी सत्ता को अपने ही पुत्र को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो योग्य समझता है उसको हस्तांतरित कर दी, तो उसको राजतंत्र व्यवस्था कहती है। ज्यादातर केसेस में अपने पुत्र को ही सत्ता दे दी जाती है, ठीक है जी। तो यहां पर वंशानुगत राज्यों में आपको जो सत्ता है वो हस्तांतरित होती हुई दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? हस्तांतरित होती हुई। तो वंशानुगत आधार पर आपको सत्ता का हस्तांतरण देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किसके आधार पर? वंशानुगत, वंश के आधार पर, सत्ता का हस्तांतरण होगा, ठीक है। और दूसरी जो सत्ता है, दूसरे जो हम राज्य की बात करते हैं सत्तावादी राज्यों में, उसमें बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही राज्य। यहां पर है राजतंत्र राज्य, राजा की इच्छा पर चलते हैं, ये होते हैं तानाशाही राज्य।
तानाशाही राज्य की जब हम बात करते हैं, जैसे राजतंत्र की जो हम बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं ब्रिटेन। क्या याद रख सकते हैं? ब्रिटेन। क्योंकि वहां पर सत्ता का जो हस्तांतरण है, क्योंकि अब तो वहां पर राजतंत्र जो व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाओं को जोड़ दिया गया है, लेकिन आज भी जो सत्ता का जो प्रमुख है वो राजा को ही माना जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं तानाशाही राज्यों में। तानाशाही राज्यों में जो राज्य है वहां पर जो सत्ता होती है वो उस व्यक्ति के हाथ में आती है जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। कौन होता है? सबसे शक्तिशाली, मतलब सबसे तानाशाह। तो तानाशाह व्यक्ति जो होता है वो भय दिखाकर सत्ता को हथिया लेता है। ठीक है जी। तो यहां पर भय दिखाकर सत्ता का अधिग्रहण किया जाता है, भय दिखाकर, या फिर तलवार के बल पर, तलवार के बल पर सत्ता का अधिग्रहण। ठीक है जी। तो सत्ता को हथिया लिया जाता है किसी एक व्यक्ति द्वारा जो शक्तिशाली होता है। ठीक है जी। तो वो शक्ति के आधार पर ही सत्ता को क्या कर लेता है? अधीन कर लेता है अपने। ठीक है। तो यहां पर दिखाना है कि भय के आधार पर ही सत्ता को हस्तांतरित किया गया है। ठीक है जी। तीसरे राज्य की बात करते हैं। तीसरा जो राज्य है वो है एक दलीय शासन। तानाशाही राज्यों में जैसे आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना ही होगा। ठीक है। नॉर्थ कोरिया में एक ही व्यक्ति है जिसके पास सारी सत्ता को हथिया लिया गया है। ठीक है। तीसरे राज्य की बात करते हैं, वो होते हैं एक दलीय शासन, एक दलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन व्यवस्था वाले राज्य। इसके बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे भारत में आपको बहुत मल्टीपल टाइप की पार्टीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसमें ABCD बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है। वो अलग अलग विचारधाराओं के साथ आती हैं और जिस व्यक्ति को जो अच्छी लगती है वो कि हमारे हित के लिए काम कर सकती है, हमारे साथ जुड़ाव महसूस करती है, हम उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, उसी आधार पर वोट दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी देश में केवल एक ही पार्टी हो, एक ही पार्टी हो और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी एक ही पार्टी के व्यक्ति हों, तो आपके पास विचारों की क्या कहते हैं, बहु पार्टी व्यवस्था या फिर बहु विचार व्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है जी। तो एक दलीय शासन व्यवस्था में एक ही दल के व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक आपको देखने के लिए मिलेंगे पूरी राज्य सरकार व्यवस्था में। ठीक है। एक ही दल के व्यक्ति होते हैं, एक ही दल के व्यक्ति। तो एक ही दल के जो व्यक्ति हैं वो ऊपर से नीचे तक पूरी व्यवस्थाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, चाइना जो है, चीन जो है, वो एक दलीय शासन व्यवस्था वाला राज्य है। ठीक है जी। एक दलीय व्यवस्था वाला, वहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही विचारधारा के एक ही पार्टी के व्यक्ति होते हैं। वहां पर दूसरी पार्टी को क्या कहते हैं, आने की अनुमति नहीं है। ठीक है जी। वहां पर एक ही पार्टी की मोनोपोली है। ठीक है जी। और अब बात करते हैं सबसे अंतिम राज्य की, वो होता है सैन्य शासन। सैन्य शासन वाले राज्य। ठीक है जी। सैन्य शासन का मतलब होता है कि जब किसी कारणवश सरकारें गिर जाती हैं तो पूरी सत्ता जो होती है वो सैन्य व्यवस्था के अधीन हो जाती है। इसको स्पेनिश में जुंता शासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुंता शासन, स्पेनिश भाषा में। ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जो है आपको आपका पड़ोसी देश, ठीक है जी, पाकिस्तान में आपको सैन्य शासन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि जैसे ही वहां पर सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें लोगों के भले के लिए कार्य नहीं करती, तो वहां पर जो अधिकार होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं? सेना के पास हो जाते हैं। तो संपूर्ण अधिकार जो हैं सेना के पास होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि एग्जाम्पल में आप इसको याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान को याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। याद करके रखिएगा। एक दलीय शासन में चाइना को याद रखिएगा, राजतंत्र व्यवस्था में ब्रिटेन को याद रखिएगा, और तानाशाही में जैसे आप हिटलर की बात कर सकते हैं, आप सिकंदर की बात कर सकते हैं। ठीक है जी। हिटलर को आप तानाशाह में ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आप चाहें तो हिटलर ने राज्य का जिनका निर्माण किया था, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप हिटलर का नाम जरूर लिख लीजिएगा। हिटलर ने जिस राज्य का निर्माण किया है
तो वो तानाशाह के बल पर था, मतलब तानाशाही दिखाकर उसने राज्यों का क्या कर लिया था, अधिकरण कर लिया था। तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे राज्य के प्रकारों में, सत्तावादी राज्यों में। ठीक है, मैंने कहा था कि यहां पर जो सत्ता होती है या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है या फिर किसी एक समूह में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अधिकांश स्थितियों में आपको यहां पर जनता का शोषण होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति जो सत्ता को हथियाता है वो सोचता है कि पहले अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए, क्योंकि उसने किसी भी राज्य का जो अधिग्रहण किया है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। ठीक है, तो सबसे पहली प्राथमिकता उसकी आवश्यकताएं हैं, इसीलिए आपको वहां पर जनता का शोषण होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सत्तावादी राज्य को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला बांटा है राजतंत्र व्यवस्था। राजतंत्र में जो राजा होता है वो अपने पुत्र को सत्ता को हस्तांतरित करता है, और यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि राजा योग्य हो लेकिन उसका पुत्र योग्य ना हो। तो ऐसी स्थितियों में जनता के लिए भले के कार्य होना, क्या कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिता से भी अच्छे कार्य उसका पुत्र कर देता है, लेकिन कभी कभी यह देखने के लिए मिलता है कि पिता ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उसका पुत्र जो है जब सत्ता पर बैठता है, गद्दी को ऊपर बैठता है, तो वो जनता के लिए इतने अच्छे कार्य नहीं कर पाता और जनता उसके कार्यकाल में ज्यादा निराश दिखाई देती है। ठीक है जी, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था जो है राजतंत्र राज्य की व्यवस्था है। तानाशाही मैंने कहा था कि भय दिखाकर, बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर, तलवार के बल पर सत्ता का अधिग्रहण किया जाता है, जैसे हिटलर। एक दलीय शासन व्यवस्था में वाले राज्य जो है वहां पर सत्ता जो है आपको नीचे से ऊपर तक एक ही दल के पार्टी के व्यक्ति के आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी, तो ऐसी व्यवस्थाओं में जो विचारों की, जो कहते हैं ना कि मल्टीपल विचार जो होते हैं, मल्टीपल थिंकिंग जो है, वो आपको उस स्टेट में आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, एक ही विचारधारा के साथ लोग चलते रहते हैं, और यही कारण है कि एक ही विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो चाइना ने अपने यहाँ के राष्ट्रपति को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगा। शी जिनपिंग जी जो हैं वो आजीवन कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन चुके हैं, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है। सैन्य शासन व्यवस्था में संपूर्ण अधिकार जो होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं, सेना के पास चले जाते हैं, और यहां पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सेना के अधीन हो जाती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, पाकिस्तान जो है वो सैन्य शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है। ठीक है, राज्य के अधिकारों में जो दूसरा प्रकार है वो है लोकतांत्रिक राज्य। ठीक है जी, कौन सा है, लोकतांत्रिक राज्य, और यही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक राज्य। ठीक है जी, लोकतांत्रिक राज्य को जब आपको समझना है तो इसको आप संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है जी, लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोक का तंत्र, लोक प्लस तंत्र, अर्थात लोगों का तंत्र या फिर जनता का तंत्र, जनता का तंत्र। ठीक है जी, जनता का तंत्र। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब हम लोकतांत्रिक राज्य की बात करते हैं तो वहां पर लोगों का तंत्र दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लोगों की व्यवस्था दिखाई देती है। अब ये व्यवस्था के लिए देखिए, अगर हम सबसे बेस्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, लोकतंत्र राज्यों की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आप सभी उनका नाम जानते हैं, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, हालांकि 1864 में एक समारोह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। ठीक, उन्होंने सबसे बेस्ट डेफिनेशन दी है। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा दी है। अब उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा में क्या कहा है ये मैं आपको यहां पर बताता। उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र वो है जिसमें जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। ठीक है, तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जनता का शासन ही जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो,
तो उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था कहा जा सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है, तो क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर लोगों की तंत्र बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोगों के तंत्र की। तो लोगों का तंत्र का निर्माण कैसे हो सकता है? जब लोगों का ही शासन हो, जनता का ही शासन हो, जनता के ही द्वारा हो और जनता के ही लिए हो। तो इसका मतलब जनता जब अपने ही व्यक्तियों को अपने ऊपर कानून बनाने के लिए बैठाती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं जिन देशों में हैं वो लोकतांत्रिक राज्य कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है, ये जो डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिल रही है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए जो है, वो लोकतंत्र की डेफिनेशन है जो किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। 1864 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं जनता के, जो जनता का शासन है। जब हम सरकार की बात करते हैं तो जनता का शासन तो आपको देखने के लिए मिलता ही। तो जनता कैसे बनती है? सरकार के द्वारा। सरकार का कार्य होता है जनता के द्वारा है। जनता के द्वारा सरकार का निर्माण कैसे किया जाएगा? ठीक है, देखिए जी, सरकार जो भी होती है, जैसे मैंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात की, उनका जो प्राइमरी फोर्स है, प्राइमरी कार्य की जब हम बात करते हैं, प्राइमरी वर्क की बात करते हैं, तो वो है नीति निर्माण का कार्य। क्या है? नीति निर्माण। तो प्राइमरी कार्य जो है वो है नीति निर्माण का कार्य है जनता के द्वारा। नीति निर्माण का कार्य। ठीक है जी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दो तरीके से नीति निर्माण का कार्य होता है। ठीक है जी, किस तरीके से होता है? दो तरीके से। ठीक है जी, एक होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था। ठीक है जी, और दूसरा होता है, पहला होता है प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था और दूसरा होता है सहभागी लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राज्यों में जब जनता के द्वारा नीति का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो वो दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है प्रतिनिधियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रतिनिधियों के माध्यम से। और प्रतिनिधियों के माध्यम से कैसे? जनता जब अपने ऊपर कानून बनाने के लिए किसी प्रतिनिधि को चुन लेती है, तो वो सारा कार्य जो है नीति निर्माण का उसके प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर जो प्रतिनिधि को जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है जी, तो जनता जो होती है अपने ऊपर एक प्रतिनिधि को चुन देती है और वही प्रतिनिधि नीति निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, नीति को लागू कराने का कार्य भी वही व्यवस्था करती है। ठीक है जी, तो यहां पर अब आप सोच रहे होंगे प्रतिनिधि व्यवस्था क्यों लागू की गई? जैसे भारत जैसे देश है, भारत क्या लगभग सभी देशों में, कुछ ही देशों को छोड़कर, एक दो देशों को छोड़कर, ज्यादातर देशों में आपको प्रतिनिधि लोकतांत्रिक देश व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या जो होती है बहुत होती है एक देश में। जैसे भारत की ही बात कर लेते हैं, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति। तो लोग क्या करते हैं कि हम लोग इतने जागरूक नहीं हैं, तो हम अपने ऊपर ऐसे व्यक्ति को, किसी शिक्षित व्यक्ति को, किसी अच्छे व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र की अच्छी समझ रखता हो, उसको नियुक्त कर लेते हैं और वही अपने हिसाब से जनता के लिए जो सही बैठता है उसके लिए कानून बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर जागरूकता की कमी होने के कारण जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है और प्रतिनिधि ही नीति निर्माण का कार्य करता है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर, देखो जी, इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में इंडिया, अमेरिका, यूएस, चाइना, मैक्सिको, ब्रिटेन, ये सब वो देश हैं जहां पर प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मतलब अपने प्रतिनिधि को चुना है, वही सदन में जाकर कानून निर्माण का कार्य करते हैं। लेकिन सहभागी लोकतंत्र में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। सहभागी लोकतंत्र में जनता सीधे कानून निर्माण में
निर्माण में भागीदारी करती है। तो जनता सीधे क्या करती है? कानून निर्माण में भागीदारी करती है। तो ऐसे देश जहां पर जनता सीधे कानून का निर्माण करती है, कानून के बनाने का कार्य करती है, वो सहभागी लोकतंत्र कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इसका जो देश है वो एक ऐसा देश है जो स्विट्जरलैंड जो है, वहां पर आपको स्विट्जरलैंड, वहां पर आपको सहभागी लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, न कि प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है जी, क्या देखने के लिए मिलती है? सहभागी लोकतंत्र देखने के लिए मिलती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र जैसी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमने आज जो है वो केवल राज्य के बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। हालांकि यहीं पर ही जब हम राज्य को पढ़ते हैं तो आपको राष्ट्र के बारे में भी पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था, मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक राज्य जो होते हैं वो लोगों का तंत्र होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है लोकतंत्र की वो अब्राहम लिंकन जी ने दी है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए अगर है तो ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। जनता के द्वारा नीति निर्माण का कार्य जो है वो दो संस्थाओं द्वारा किया जाता है, या तो प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है या फिर सहभागी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, एक तो शब्द आपने राज्य के बारे में सुना, जिसको अमूमन हम जो है प्रांतों के संदर्भ में लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ठीक है जी, केरल, ये सभी संदर्भ में लेते हैं। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राज्य का जो संदर्भ है वो हम कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, पूरे देश के संदर्भ में लेते हैं। लेकिन एक शब्द सुना होगा आपने, राष्ट्र। क्या सुना होगा? राष्ट्र शब्द सुना होगा, जिसको हम नेशन कहते हैं। ठीक है जी, नेशन। अब ये क्या होता है? ठीक है, आपने राज्य पढ़ लिया है। ठीक है, तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी देश के साथ, ठीक है, जैसे भारत देश है, जब कोई व्यक्ति किसी देश के साथ किसी भी आधार पर, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने देश के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर आपस में जुड़ाव महसूस कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, आपस में जुड़ाव महसूस करता है, तो उसे राष्ट्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है। तो आपने देखा कि जो राष्ट्र है वो एक्चुअल में एक भावना है। क्या है? फीलिंग है। क्या है? एक फीलिंग है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपने देश के साथ अपने धर्म, जाति, संस्कृति या फिर लिंग के आधार पर या फिर किसी भूगोल के आधार पर आपस में जब जुड़ाव महसूस करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है जी, देश जो होते हैं राष्ट्र की भावना को बढ़ाने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जैसे सब क्या कहते हैं चीजों का प्रयोग करते हैं, ताकि वो व्यक्ति किसी आधार पर आपस में क्या करे? जुड़ाव महसूस कर दे। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है वो प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। ठीक है, ये सभी वो तत्व हैं जो राष्ट्र की राष्ट्र भावना को बढ़ाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी इनमें कंपैरिजन भी आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आपका जो क्लास थी
वो देने का प्रयास किया है कि कम समय में आपको चीज़ें कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि आपको 1.5 घंटे की क्लास आपको जीएस फाउंडेशन में दी जाती है। तो यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि कम समय में आपको कौन से जो मेन टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक जो हैं वो कैसे समझाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका बेसिक्स जो है, मूल आधार जो है, अगर आपको इमारत खड़ी करनी है तो आपको नींव को मजबूत करना होगा, और नींव को मजबूत करने के तरीके ये होते हैं कि आपके बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।